अगर आप उस चैनल पर नए हैं तो मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब आगे चलते हैं। सब के अपने अपने मशागिल थे। मैं शिकार का शौकीन था। फुर्सत के लम्हात बस शिकार में गुजरते। मैं तबीयतन भी ज़रा अलहदा था, दूसरे भाइयों के दूसरे मशागिल थे। जब घर में मेरी कोई अहमियत नहीं थी तो मैं किसी को क्यों घास डालता। बस मेरा बहादुर दिलावर होता, मेरी प्यारी बंदूक होती और मैं। दिलावर मेरे घोड़े का नाम था जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मुझे चाहता था, और मैं इसे। मेरी बंदूक भी मुझे बहुत अजीज़ थी, क्योंकि इसने कभी मेरा मान नहीं तोड़ा था। जिस पर दाग दी इसकी ज़िंदगी मुहाल। क्या मजाल जो एक बार भी धोखा दिया हो। तो बस मुझे ये दोनों चीज़ें अजीज़ थीं और कुछ नहीं। तालीम से फारिग होने के बाद दरअसल मेरे वालिद साहब को मेरे बारे में कुछ सोचना चाहिए था, ना कि मुझे। हाँ, अगर वो कोई मुनासिब काम मेरे सुपर्द कर देते और मैं इसे अंजाम ना दे सकता तो यकीनन नालायकों की फहरिस्त में खुद अपना नाम लिखवा लेता। लेकिन वालिद साहब मुंतज़िर रहे कि मैं इनसे अपना मुस्तकबिल बनाने की दरख्वास्त करूं, और ये मेरी सरिश्त ना थी। चनाचा फारिगुल तहसील होने के बाद मेरा शिकार का मशगला और ज़ोर पकड़ गया। मुमकिन है वालिद साहब ज़्यादा तवज्जो ना देते, लेकिन एक ऐसा हादसा हो गया जिसने ख्वाह मेरे दुश्मन पैदा कर दिए, और इन दुश्मनों की दुश्मनी रंग लाई। हमारी एक फूफीज़ाद बहन थी, सैयदा ज़ुलेखा। दर हकीकत ज़ुलेखा ही का सा हुस्न पाया था, सादा सी, मासूम सी, लेकिन दरे पर्दा आफत की परकाला। मेरी परेशानियों में इनका भी बड़ा हाथ था। बड़े भाईजान की मंजूर नज़र थी और भाईजान कई हज़ार जान से इन पर आशिक थे। यूँ भी शादी के तमाम हकूक़ बड़े भाईजान के नाम महफूज थे, क्योंकि बड़े जो ठहरे। क्योंकि ख़ानदान की लड़की थी, इसलिए ये सोचने का सवाल ही नहीं था कि इनकार की कोई सूरत हो सकती है। वालिद साहब ने फूफो जान को पैगाम दे दिया। फूफो जान खुशी से फूली न समाई। भला इन्हें क्या इनकार हो सकता था। इनकी लड़की को तो मर्तबा मिल रहा था, लेकिन आफत जान यानी ज़ुलेखा खानम वो न निकली जो नज़र आती थी। लड़कियों से शादी के बारे में ना पूछने का असूल हमारे यहाँ भी राइज था। भला लड़कियों से भी ऐसी कोई बात पूछी जा सकती थी, लेकिन वो न हुआ जो बुजुर्ग चाहते थे। शादी की तैयारियां हो रही थीं कि ज़ुलेखा का एक ख़त वालिद साहब को मिला। बंद लिफाफा वालिद साहब के हाथ में था। इन्हें मालूम नहीं था ये किसका ख़त है। बहरहाल खोला तो ज़ुलेखा खानम का ख़त था। बड़ा मुदल्लल और मौसर ख़त था। प्यारे मामू जान, आदाब। मुझे नाज है कि मेरे रगों में भी वही शरीफ खून गर्दिश कर रहा है जो आपकी, और मुझे नाज है कि आप अदल और इंसाफ पसंद, खुदा तरस्त और असूल शरीयत पर बाअमल है। अगर खुदा न खास्ता आप ऐसे ना होते तो मैं कभी जुर्रत न करती। लेकिन मैं एक शरई मसला आपके सामने पेश कर रही हूँ। मामू जान, मज़हब ने औरत को भी एक हैसियत दी है, वो भी ज़िंदगी के साथी के इंतखाब में एक राय रखती है। न जाने क्यों इस मामूले से हक़ को भी नज़रअंदाज कर दिया गया है, हालांकि ये हक़ ज़रूरी है। एक खुदा तस्त और खुदा पर इंसान होने की हैसियत से आप कम अज़ कम मेरे इस हक़ पर ज़रूर गौर करेंगे। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला भाईजान के साथ न किया जाए। मैं इन्हें अपने जहन में वो जगह नहीं दे सकती जिसका तयन किया जा रहा है। मामू जान, मैं आपसे अपना शरई हक़ तलब कर रही हूँ। हाँ, अगर मुझसे मेरी पसंद दरियाफ़्त की जाए तो बेहयाई के लिए माफ़ी की तलबगार हूँ। मुझे सरफराज अहमद ख़ान से मंसूब कर दिया जाए, मैं खुश रहूँगी। बेशक ज़ुलेखा के इस हक़ को चैलेंज नहीं किया जा सकता था, और वालिद साहब शरई दबाव के अलावा और कोई दबाव कबूल नहीं कर सकते थे। ड्राइंग रूम कॉन्फ्रेंस हुई। फूफे जान ने सर पीट लिया। जिसका जो दिल चाहा अदाकारी की। ख़ानदानी वक़ार ख़तरे में पड़ गया। कुछ लोगों को इस शादी की इत्तला भी मिल गई थी। चुनांचा हंगामी बुनियाद पर तय किया गया कि कुछ भी हो, ख़ानदान की लाज तो रखनी ही है। सरफराज ही सही, हालांकि इस गधे की शादी का अभी कोई सवाल ही नहीं था। भला वो भी कोई हैसियत रखता है। कुछ भीतर सरफराज भी ज़मींदार का बेटा था। कुछ आंसू पोंछे जा सकते थे। चुनांचा कुर्बानी के बकरे का इंतज़ार किया जाने लगा, और जब बकरा शिकार से वापस आया तो वालिद साहब की अदालत में तलब कर लिया गया। नफ़रतें चेहरों से आया थी, हर आंख बेरहम थी। खुद वालिद साहब भी खुश ना थे, ताहम इनके लहजे में नरमी और ठहराव था। ये अजीब हालात देखकर मेरा माथा ठनका, लेकिन मेरे फरिश्तों को भी पता नहीं कि असल मामला क्या है। सरफराज, वालिद साहब की आवाज़ गूंजी।
جی ابو حضور، میں نے گردن جھکا کر کہا۔ کیا تمہیں احساس ہے کہ تم آج تک ہماری نظروں میں کوئی حیثیت حاصل نہیں کر سکے؟ بڑے اہانت آمیز الفاظ تھے، باپ کے زبان سے ادا ہوئے تھے، لیکن ایک نشتر کی حیثیت رکھتے تھے۔ تلملا گیا اور ذہن میں بغاوت نے سر ابھارا، زبان بھی ذہن کے ساتھ شریک ہو گئی۔ جی ابو حضور، احساس ہے، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ یہ مزید کمینگی ہے۔ اپنی کسی کمزوری کا احساس ہونے کے باوجود اگر اسے دور نہ کیا جائے تو آدمی بے حیائی کی حدود میں سمجھا جاتا ہے، والد صاحب نے سخت لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے ابو حضور، میں بے حیائی اور کمینگی کی ان حدود میں داخل ہو چکا ہوں جہاں سے پلٹنا میرے لیے ناممکن ہے، میں نے کہا، اور تمام چہرے سراسیمہ ہو گئے۔ میرے انداز سے بغاوت پڑھ لی گئی تھی، خود والد صاحب بھی چونک پڑے تھے۔ بات کچھ اور تھی اور نکلی کسی اور طرف جا رہی تھی، چنانچہ انہوں نے خود کو سنبھالا اور بولو، لیکن سرفراز، بہرحال تم میری اولاد ہو، میں تمہیں سنبھالنا چاہتا ہوں، انہوں نے نرمی سے کہا۔ میری خوش بختی ہے ابو حضور کہ آپ میرے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں، میں نے بددستور اسی انداز سے کہا۔ دراصل ابتدا ہی ایسی ہو گئی، اب مجھے خود کو سنبھالنا مشکل پڑ رہا تھا، لیکن مجھے ابو حضور پہ حیرت تھی، وہ میرے اس وار کو بھی خاموشی سے پی گئے۔ البتہ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، وہ ہونٹ کاٹ رہے تھے، لیکن اس بار بھی ان کے منہ سے دیسی آواز نکلی، زلیخا کا کیا معاملہ ہے؟ جی، میں نے چونک کر کہا۔ تم اتنے نالائق اور بے باک ہو کہ مجھے تم سے صاف گفتگو کرنی پڑ رہی ہے، وہ گفتگو جو باپ اور بیٹے کے درمیان نہیں ہوتی، لیکن میرا خیال ہے یہ تمہارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہوگی۔ جی، میں نے کھولتے ہوئے ذہن پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ زلیخا کا کیا معاملہ ہے؟ اس بار انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ کیا اس کا جواب مجھے دینا پڑے گا؟ اور کون دے گا ذلیل کمینے؟ والد صاحب کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ گیا اور معاملہ بگڑتے دیکھ کر سب کانپ اٹھے۔